मैं निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। ये दलित समाज उसी रास्ते पर आ जाए। वो जो मोची का काम करता है मोची का काम ही करे। दुनिया के अंदर किसी का बेस बोर्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है तो मायावती का बेस बोर्ड है। समाज को क्या फायदा हुआ मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से? अरे ये फायदा नहीं, ये तो हमें ही बहुत फायदा कि भाई हमारे समाज की बेटी जो है मुख्यमंत्री बन गई, बहुत बड़ी बात है। तो समाज होता है, उन्होंने हमारी अहमियत समझी, हमने उनकी अहमियत समझी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो हमसे मुलाकात नहीं कर पाई हैं और हम एक बार वहाँ गए भी थे, लेकिन एक हफ्ते के बाद हम निराश होकर वापस आ गए थे। उसके बाद वो मिली नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमसे मुलाकात नहीं कर पाई। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप हैरान होंगे कि मैं यहां किस बुग्गी पे खड़ी हुई हूं। कोई मामूली चीज़ नहीं है। यहां पर बिजनौर में हम मौजूद हैं। हम मायावती के राजनीतिक सफ़र को तलाश करने यहां पहुंचे हैं, क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो हमें बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से ध्रुवीकरण है राजनीतिक, यानी दो पक्ष नज़र आ रहे हैं। एक तरफ SP-RLD गठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा है। लेकिन हम यहाँ तीसरे पक्ष को देखने आए हैं, वो है मायावती और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी BSP का जो पूरा सफ़र है वो 80 के दशक में उसकी शुरुआत हुई। और ये बुग्गी का पहले आपको इतिहास बताती हूँ मैं कि मुझे बताया गया, स्थानीय लोगों ने बताया कि मायावती 27 साल की एक लड़की थी और उसके बाद जब उन्होंने राजनीति के बारे में सोचा तो वो जहाँ जहाँ रुक जाया करती थी इसी तरह की बुग्गी पे खड़े होकर वो महफिलें सजाया करती थी और वहीं आसपास लोग जमा हो जाया करते थे और वो भाषण देने लगती थी। उनके भाषण बड़े ही शार्प हुआ करते थे, काफ़ी तीखे भाषण होते थे, भड़काऊ भी होते थे। और यही वजह थी कि एक छोटी उम्र की लड़की अचानक पॉपुलर होने लगी। 1985 का चुनाव तो उन्होंने नहीं जीता, लेकिन उसके बाद वो सांसद बनी उसके कुछ साल बाद 1989 में। और आखिरकार 1985 के बाद 1995 में वो भारत के सबसे बड़े प्रांत की मुख्यमंत्री बनी। तो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात, जो कि पॉलिटिकल पंडितों को भी कभी समझ नहीं आया और हमेशा जो राजनीतिक शास्त्र जो पढ़ते पढ़ाते लोग हैं वो ये नहीं समझ पाए कि एक बहुत ही दबे कुचले समुदाय की एक महिला, वो भी एक युवा महिला, किस तरह से उसने राजनीति जो परवान चढ़ी उस महिला की, न सिर्फ कि मायावती बल्कि उनके साथ पूरे दलित समुदाय का जो उत्थान हुआ वो देखने लायक है। इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे पर्चे लिखे गए हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी इसको लेकर लोकप्रिय हैं। उनमें एक कहानी ये भी है कि काशीराम, जब मायावती से मुलाकात उनकी हुई तो उस वक्त मायावती ने लॉ की डिग्री ली हुई थी और वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। काशीराम ने उनसे कहा कि तुमको IAS बनने की ज़रूरत नहीं है, तुमको मैं नेता बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम राजनीति में आओ ताकि तुम्हारे लिए इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स तुम्हारे लिए काम करें। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मायावती से जुड़ी हुई हैं कि वो साइकिल पे सवारी करती थी और स्टूल लेके साथ चला करती थी। बहुत सारे लोग हमें यहाँ बिजनौर में ऐसे मिले जो उनके उस राजनीतिक सफ़र के एक तरह से साथी भी रहे। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे मायावती होने के मायने क्या हैं, कैसे बनी मायावती एक 27 साल की लड़की से, दलित समुदाय से आने वाली एक लड़की से, एक सबसे बड़े प्रांत की मुख्यमंत्री, जिसको एक भावी प्रधानमंत्री के तौर पे भी देखा गया कि अगर राजनीति और ज़्यादा बेहतर हो सकती है तो क्यों नहीं एक दलित की बेटी प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन उसके उन चढ़ाव के बाद जो उनका उस उतार एक तरह से देखा जा रहा है इस चुनाव में, ख़ासकर जो कि 2022 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें सबकी नज़र ये है कि मायावती का अगला दाव क्या होगा, मायावती किसके साथ हैं, उनको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। इन तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे हम अगले कुछ मिनटों में। ये लड़की एक दिन बाबा साहेब के सपने को पूरा करेगी, मायावती के लिए काशीराम की ये भविष्यवाणी। 4 बार देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती की कहानी जातीय, लैंगिक और आर्थिक असमानता के ऊंचे और कठोर पर्वतों को पार करती एक दलित महिला की कहानी तो है ही, लेकिन साथ ही धार्मिक और जातीय आधार पर बटी भारत की चुनावी राजनीति की जटिलता और लोकतंत्र के चमत्कार की कहानी भी है। भारत एक आधुनिक लोकतंत्र है जिसका कामकाज संविधान के उसूलों के हिसाब से चलना है।
लेकिन क्या हमारा राजनीतिक लोकतंत्र पूरे तरीके से सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित कर पाया? संविधान ने सबको वोट देने का अधिकार तो दिला दिया, लेकिन क्या सभी नागरिकों को बराबर अधिकार और अवसर मिल सके? सैकड़ों साल से चली आ रही हिंदू वर्ण व्यवस्था के मुताबिक आप जिस जाति में पैदा हुए, उसी के हिसाब से आपकी तकदीर का फैसला होगा। इस वर्ण व्यवस्था की किताब के अंधेरे पन्नों में मायावती का मुख्यमंत्री बनना असंभव था। ये जो घर अभी आप देख रहे हैं, इसको हम अंदर से भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। इसमें उन्होंने मकान लिया था, आप बता रहे हैं, तो कितने दिन रही होंगी यहाँ पर? लगभग 6.5 साल नहीं। अच्छा, इलेक्शन भी हो चुका था तब भी? हाँ, वो जब सांसद बन गई थी तब भी वही हाँ ही रही थी। अच्छा। और माँ बहन बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी और बड़े अच्छे काम करे उन्होंने। तो ये घर पहले कैसे हुआ करता था जो उनके? ये दोबारा बनाया गया, ये गिर गया था। लखनऊ भी गए, 10 दिन रहे, पर यह है कि किसी ने मिलने ही नहीं दिया। हाँ, आपसे मिल नहीं पाई वो? अम्मा भी गई थी और मैं भी गया था, किसी ने नहीं मिलने दिया। निराश होकर 10 दिन रह के आ गए हूँ लखनऊ में। कब की बात है? ये मुख्यमंत्री बन गई थी? हाँ, मुख्यमंत्री बन गई थी 1990 में के बाद ही गए थे। ये तो दुख की बात है कि यहाँ इस घर में रही हो, फिर आप मिलना चाह रहे थे और नहीं मिलने दिया। मिलने नहीं दिया किसी ने भी। तो मुझे उम्मीद है मायावती जी इनको सुन रही हैं और ये देख रही हैं कार्यक्रम। कम से कम उनके कुछ कार्यकर्ता या उनके जो सहयोगी हैं वो बताएं कि कितना मिलना चाहते हैं। वीर सिंह जी नाम बताएं। हाँ, वीर सिंह नाम है। वीर सिंह जी जो हैं वो मिलना चाहते हैं अभी भी मायावती जी से और कहानियाँ बता के। देखिए उनकी आँख में आंसू भी आ रहा है, वो सोचते हुए कि इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ रह के आई और एक तरह से ऐतिहासिक है। ये कोई बहुत शानदार महल नहीं है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक जगह है कि देश की बेटी जिन्हें कहा गया, एक ऐसे समुदाय से आने वाली महिला जो कि बहुत ही निचला तबका जिसे कहा गया, वो व्यक्ति देश के इतने बड़े ऊंचे पद पर पहुंचा और यहाँ से उसने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। तो देखिए मैं इस बिल्डिंग पे खड़ी हुई हूँ। एक दौर में बताया जाता है कि ये बिल्डिंग कच्ची हुआ करती थी। यहाँ मायावती सबसे पहले आई। मायावती और काशीराम, उन दोनों ने एक तरह से अपना इसे ये एक पॉलिटिकल ऑफिस कह सकते हैं या पहला ठिकाना हम कह सकते हैं कि इमारत देखिए काफ़ी हद तक बदल चुकी है। कुछ हिस्सा सिर्फ इमारत का ऐसा है जो पुराना है, लेकिन कोई महल नहीं है, कोई बड़ा किला नहीं है, लेकिन इसी तरीके से बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से मायावती ने अपने राजनीतिक करियर की उभार के बजाय मैं कहूँगी वो सपना वो देख सकी और उसके बाद उस सपने को साकार किया। उन्होंने सांसद बनी और फिर देश की सबसे बड़े प्रांत की मुख्यमंत्री बन पाई। उनको पसंद करने की क्या वजह है, क्यों लोग इतना पसंद करते हैं उनको? तब पसंद नहीं करते हैं कि उनके कार्यकाल में कोई झगड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ, कानून बहुत सख्त था, अधिकारी जो है टाइम से अपने जो है ड्यूटी पे जाते थे। 9 बजे का टाइम था तो 8 बजे चले जाते थे। पुलिस प्रशासन भी बहुत सख्त था, मतलब भाईचारा काफ़ी रहा उनके उसमें। जब तक वो मुख्यमंत्री रही तो पुलिस प्रशासन भी अपना काम सही करते थे, कोई रिश्वत वगैरह नहीं, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। वीर सिंह जी, आपको क्या लगता था कि वो इतनी बड़ी नेता बन पाएंगी? कभी किसने सोचा था क्या? सोचा तो कुछ नहीं था, पर यह है कि इंसान का कुछ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो उनमें कुछ दिखता था ऐसा कि कोई, जब कुछ लोगों ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री बनना एक तरह का चमत्कार है, ऐसा लगता था? तो हो ही गया था जब 2 जगह से, हरिद्वार से जीतती और यहाँ से भी जीतती, तो फिर अपना 7 सीटें लगी थी। बिजनौर 7 सीटें लगी थी, 7 सीटें इनकी थी जब वो मुख्यमंत्री बनी थी। हाँ जी, जो उसी कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री बनी, इन सीटों से ही ये कामयाब हुई हैं। उनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया रहा, अधिकारी भी तब कह रहे हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने एक तरफा देखा, अगर वो सबको साथ लेके चलती तो शायद वो प्रधानमंत्री होती। उन्होंने नीचे फील्ड वर्क किया है और भागी दौड़ी, खुद अपने आप साइकिलों पे भी वो सवार रहीं। एक इस्लामुद्दीन भट्टे वाले हैं, उनकी साइकिल पे भी वो साथ साथ बैठ कर, मास्टर जगराम जी हैं उनके साथ रहती थी, बाबू दिनेश जी हैं उनके साथ साथ। उन्होंने फुटवर्क मीन्स पैदल चल के सब में मेहनत करी है और ये देखा है नीचे से ज़मीन से कि कैसे ऊपर उठते हैं। एक तो ऊपर से ही मिल जाती है जो विलादत में मिलती है, किसी के पापा से मिल गई, किसी के कहीं से मिल गई। उन्होंने खुद अपनी आप मेहनत से, ज़मीनी मेहनत करके तब ये दर्जा हासिल करा है, इसलिए वो सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और मेहनत भी करी उन्होंने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या उनके अंदर बदलाव आपने देखे जो आपने नोटिस किए?
मुख्यमंत्री बनने के बाद वो हमसे मुलाकात नहीं कर पाई हैं, और हम एक बार वहाँ गए भी थे तो हम वहाँ 1 हफ्ते तक पड़े रहे हम, और लेकिन वो मुलाकात नहीं कर पाई। उसके बाद में फिर ये हुआ कि मैं अभी कोई भी कार्यकर्ता मिलने का प्रयास ना करे, मैं बिज़ी हूँ। लेकिन 1 हफ्ते के बाद हम निराश होकर वापस आ गए थे। उसके बाद वो मिली नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमसे मुलाकात नहीं कर पाई। कभी दिल होता है कि वो यहाँ आएँ, आपसे बात करें, कुछ पुरानी बातें ताज़ा करें, ऐसा कभी आपको मन? हाँ, अच्छा लगता है कि आदमी आया अपने पुराने दिनों को याद करे फिर, और ये भी पता लगा कि मेरा बेस यहाँ था, यहाँ मेरा फाउंडेशन था, यहाँ से मैं उठी थी और मेहनत करके इतनी ऊंची पद पे पहुँची हूँ। तो आता है कभी कभी विचार, और कभी ऐसा लगता है बस वो भूल गई हैं। बड़े आदमी जब हो जाते हैं तो छोटों को भूल जाते हैं। आज के दौर के बिजनौर और उत्तर प्रदेश के युवा दलित जिन्होंने मायावती को सिर्फ एक मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, उनके लिए ये समझना मुश्किल है कि एक दौर की वो युवा लड़की किन संघर्षों और अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरी। आज की ये करिश्माई प्रभावशाली नेता एक दौर में कम उम्र दलित लड़की थी, जिसने बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के सहारे राजनीति के मैदान में बाजी लगाई। आज की मायावती को समझने के लिए 80 के दशक की उस मायावती और राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को समझना जरूरी है जिसमें उसकी राजनीति पनप सकी। सैकड़ों साल की गुलामी, उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव को आत्मसात करते हुए कैसे एक दलित लड़की ने हमारे समाज को चुनौती दी, जातीय भेदभाव की ऊंची दीवारों को लांघा और हमारे वक्त की राजनीतिक यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। उन पुरानी युवा मायावती को जानने हम पहुंचे रविदास नगर, जहां मायावती ने बनाया है ये रविदास मंदिर। हमारी टीम को देखते ही लोग इकट्ठा होने लगे। आइए बहन जी के बारे में बात करते हैं। हमारी बहन जी, हमारी नेता, ये मायावती ही हैं जिनका नाम सुनने भर से बुजुर्ग जगराम बौद्ध की बूढ़ी हड्डियों में मजबूती आ गई और जोश में बैठे से खड़े हो गए। जगराम जी, मुझे बताइए कि जब आप पहली बार आपने मायावती को देखा, वो कब वक्त था, आपको याद है कुछ? अब पहली बार तो हम काशीराम जी के पास गए थे, कॉलोनी में ऊपर रहते थे वो 2 मंजिले पर, और फिर जे कॉलोनी गए जहाँ उनके माता पिता रहते थे। फिर उनके एक मकान था यहाँ, वो यहाँ ही बिजनौर, और बिजनौर से हमारे संपर्क में आई। हमने उनको घुमाया जनपद में, ज़िले में, और उनके अंदर एक जोश खरोश देखा। हम सभी समाज जो उनके साथ जुड़ गया, और बहुत एक अपने समाज की लेडीज़ थी। वैसे तो मीरा कुमार और भी बतेरी थी लेडीज़, लेकिन वो अलग थी सबसे। अच्छा, ये कई बार एक कहानी बताई जाती है कि वो IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन काशीराम जी ने उनसे कहा कि तुमको IAS बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि IAS तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हें नेता बनना है। ये सच्ची कहानी है? हाँ, ये सच्ची कहानी है जी। बोला था वहाँ कि IAS PCS तो तुम्हारे साथ रहेंगे, पीछे लगेंगे, आप नेता बनो। तो उन्होंने प्रेरित किया काशीराम जी ने, तो वो आगे बढ़ गई नेतागिरी में। ये मुझे बताइए कि उससे पहले मायावती जी के राजनीति में दाखिल होने से पहले, हम दोनों का साथ में नाम लें, मायावती जी और काशीराम जी दोनों के साथ होने से पहले दलित राजनीति कैसी थी, उसके बाद कैसे बदली? उस समय दलित राजनीति तो छितरी बितरी थी, कोई सम्मान नहीं देता था, क्योंकि उस और नेता जो था सम्मान से जुड़ के नहीं चले ऐसी समाज से। ये ऐसी समाज से थी और ऐसी समाज में जुड़ करके आगे बढ़ी। समाज को क्या फ़ायदा हुआ मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से? अरे ये फ़ायदा नहीं, एक तो हमें बहुत फ़ायदा है कि भाई हमारे समाज की बेटी जो है मुख्यमंत्री बन गई, बहुत बड़ी बात है। अभी आप कैसे देखते हैं मायावती जी को? अब ऐसा लग रहा है कि उनके राजनीतिक करियर का एक तरह से उतार हो रहा है, अभी किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी सीटें उनकी आ पाएं। देखिए, उतार तो और चढ़ा तो होता रहता है, सभी का होता है, उनका ही क्या। तो हम तो उसे जिताने के चक्कर में हम जो वोट करते हैं इसलिए नहीं करते हैं कि वो जीत जाए या हार जाएं। हमें तो वोट करना अपने समाज को, ये तय है। ये समाज इतना विश्वास करता है, हारने जीतने पे वोट नहीं करता कि हम अपने समाज की बेटी को वोट दे रहे हैं इसलिए देते हैं वोट। ये है, आज भी हौसला बुलंद करना चाहते हैं, ठीक है, वो उनका भाग्य है, उनका कर्म है, अच्छा करेंगे अच्छा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से, एक बार नहीं बल्कि कई बार बनने से, उनके राजनीति में आने से क्या दलित समाज का उत्थान हुआ, उनका कोई सशक्तिकरण हुआ, खासकर दलित महिलाओं का? देखो जी, महिला के बारे में तो जानता नहीं ना पुरुष के, लेकिन समाज के प्रति सशक्तिकरण क्या है
उन्होंने बड़े अच्छे निगाह से देखा है। तमाम कॉलोनियाँ बता दी, गरीब के पास घर नहीं होता उन्होंने घर दिया और रोज़गार भी दिया, तो वो आगे बढ़ाना चाहती हैं समाज को। चुनाव के बाद मीरा कुमार जीतकर दिल्ली चली गईं, रामविलास पासवान वापस बिहार लौट गए, लेकिन मायावती लगातार यहाँ काम करती रहीं। उन्होंने अगले 5 साल में यानी 1985 से लेकर 89 तक उन्होंने जनपद में अपना संगठन खड़ा किया, गांव-गांव में उनके इकाइयां गठित की। और ये जो आज बूथ कमेटियों और सेक्टर कमेटियों की बात होती है, ये मायावती की देन है। ये राजनीति, भारत की राजनीति में शायद पहली बार बूथ कमेटियों की बात जो हम आज सुनते हैं, सभी पार्टियां अपनी बूथ कमेटी बनाती हैं, वो मायावती जी ने स्टार्ट किए थे। तो बूथ कमेटी जब आप कह रहे हैं, इसका मतलब कि पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा लोकलाइज कर देना, उसे एकदम से जड़ के स्तर पर स्थानीय बना देना। बिल्कुल जड़ तक वो पहुँची। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने उस नब्ज को पहचाना, उस चीज़ को समझा कि असली जो लड़ाई होती है चुनाव में, वो तो बूथ पर होती है, उससे ही जीत हार कब तय होती है। तो उन्होंने उस बूथ को पकड़ा सबसे पहले और वहाँ तक भी पहुँची, और उनका सफ़र बहुत ही रोचक रहा। उन्होंने बहुत एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, जिसका पहनावा बहुत साधारण था, जिसके पैरों में चप्पल हुआ करती थी, जो एक सूती धोती या कभी सलवार कमीज में रहती थी, और उन्होंने दलित परिवारों में अपनी पैठ बनाई। और उनका जो एक ख़ास उस समय जो था काम करने का तरीका, वो हमेशा जब भी रात को कहीं स्टे करती थी तो महिलाओं के साथ रहती थी, घरों के अंदर उनके चूल्हे पर पहुंच जाती थी, उनके साथ खाना बनाने की कोशिश करती थी, उनके साथ खाना खाती थी। और वो उस समय दलित समाज में ये दलित विमर्श की राजनीति का एक ऐसा दौर उस समय शुरू हुआ जो आज मुख्य केंद्र बिंदु में भी है। उस समय तक दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता। मायावती ने समझाने की कोशिश की कि आप सिर्फ वोट बैंक नहीं है, आप इस समाज का, इस लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा हैं, और आपकी भागीदारी सत्ता में उस तरह से नहीं है जो आपका होनी चाहिए। मेरे साथ कुछ और मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ऐसी क्या खास बात है मायावती में जो उससे पहले और उनके बाद, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपका नाम क्या है? सुदेश कुमार। सुदेश जी, ये बताइए कि उनसे पहले और उनके बाद भी ऐसा नहीं है कि एक मायावती हो गई तो फिर हमें 2 मायावती और मिली, तो उनमें ऐसी क्या खास बात की? उनके अंदर एक जुनून बहुत था। मैं तो बचपन से उन्हें देखता आया हूँ, मेरे मोहल्ले में रही हैं, और उनके अंदर इतना जुनून था, वो यहाँ मुड़ा डाल के बैठ जाती थी। जिस दिन वोट पड़ते थे, अगर कोई उनके पास शिकायत करने भी आता था तो उनका जाओ लड़ो, उनसे लड़ो, जाकर लड़ो। इस तरह का जुनून था उनके अंदर। उन्होंने इतना जोश भरा अपने समाज के अंदर कि आज समाज एकदम जागरूक है और इकट्ठा है, और बहुजन समाज पार्टी को वोट करने का काम करता है। वो ये नहीं देखता कि हमारा कैंडिडेट कौन है, कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, कोई चमार हो, दलित हो, कुछ नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो केवल हाथी के नाम को देखता है और मायावती के नाम को सोचता है और वहीं वोट करता है। ये भी सबसे बड़ी चमत्कारी बात है कि वाकई एक अगर वोट बैंक है जो बिल्कुल फिक्स्ड है, वो मायावती जी का है। जैसे आपने कहा आपको जीत हार से भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आपका जज्बाती लगाव है कि इमोशनल अटैचमेंट है उनसे? जब से मायावती इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है तो दलित समाज के अंदर इतनी जागरूकता पैदा हुई है कि एक जगह यूनाइटेड है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हम, उसे केवल इतना फ़र्क पड़ता है कि हमारी नेता कौन है, और हमारी नेता है मायावती। केवल वो मायावती के नाम को देखता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैंडिडेट है। और इतना जागरूक है आज की समाज में हमारा दलित समाज कि वो हाथी के पीछे पावला है। नहीं, हाथी के पीछे दीवाना तो है, लेकिन दलित तो और भी बहुत सारे नेता हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है हम भी बड़े हितैषी हैं, अभी नई पार्टी बीजेपी कहने लगी है हम बहुत बड़े हितैषी हैं। तो आपको उन नेताओं पे भरोसा नहीं होता जो दूसरी पार्टियों में? अब बीजेपी की बात ऐसी ही, देखो सारा इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारा आरक्षण को ख़त्म ना करके धीरे धीरे इस तरीके से आरक्षण को ख़त्म करा जा रहा है कि भाई सब चीज़ प्राइवेट कर दो। प्राइवेट वाले तो यूँ कहेंगे भैया हम तो, हमारे पास तो नौकरी है नहीं, वो अपनी सिफारिशें रखेंगे। अब दलित समाज क्या है, दलित समाज जो आगे बढ़ रहा है वो केवल पढ़ के बढ़ रहा है। उनके पास कोई रोज़गार का साधन तो है नहीं। जो पढ़ता है तो उसके बाद वो नौकरी प्राप्त करता है, और नौकरी प्राप्त करके ही वो तरक्की प्राप्त कर सकता है। और जब धीरे धीरे सरकार ने सब चीज़ को प्राइवेट कर दिया तो उनका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात, वो आरक्षण को समाप्त करना नहीं चाहते, क्योंकि संविधान के अंदर इस तरह की पाबंदियाँ लगी हुई हैं। जब तक संविधान में वो परिवर्तन नहीं करेंगे तो आरक्षण को समाप्त नहीं कर पाएंगे। मगर वो आरक्षण को समाप्त इस प्रकार कर रहे हैं कि सब चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया है, और दलित समाज इस बात को बखूबी समझ रहा है। और वह समझता है कि मोदी सरकार ने उनका फ़ायदा नहीं बल्कि उन्हें गुलाम बनाने का काम किया है। जो हमारे दलित समाज के लोग, हमारे पूर्वज जो पुराना काम करते थे, वो चाहते हैं कि दलित समाज उसी रास्ते पर आ जाए। वो जो मोची का काम करता है मोची का काम ही करे। ये लोग जो पढ़ लिख के IAS ऑफिसर और ये बनने हैं, तो दलित समाज भी इस बात को समझ रहा है कि भाई हाँ, ये सरकार हमारे लिए बहुत बेकार सरकार है।
तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक साजिश है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा SC एक्ट पे भी हम देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं उस पर भी ख़तरा आ ही चुका था। नहीं, SC एक्ट का तो इतना बड़ा वो नहीं है, मगर यह है कि भाई जब हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे तो सीधी सी बात है हम तो गुलाम बने जाएंगे। SC एक्ट में भी लोग बाग परिवर्तन कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये वही वजह थी कि 2 फरवरी को जो इतना बड़ा भयंकर आंदोलन हुआ, दलित समाज में आक्रोश था, और इसी का कारण था कि आज दलित समाज बिल्कुल जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति और सचेत है। लेकिन क्या दोबारा फिर कब ऐसा होगा कि फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी मायावती जी? देखिए जी, ये तो मीडिया है जो अब मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि मायावती कमज़ोर है। आप बिजनौर में सर्वे कर लीजिए, बिजनौर में सब 8 सीटें हैं और 8 सीटों पर BSP मुख्य फाइट में है। तो उसका समाज प्लस हमारा बेस वोटर, दुनिया के अंदर किसी का बेस वोट सबसे ज़्यादा मजबूत है तो मायावती का बेस वोट है। मैं UP की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। और इस बात को तो BJP वाले क्या पूरे उत्तर प्रदेश जानता है कि भाई दलित समाज जो है एक यूनाइटेड समाज है। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती वो ये कि शुरुआती जो उभार हुआ मायावती जी का वो ये था कि उनकी जो बहुत ही फायरी स्पीचेस हुआ करती थी, जो बहुत तीखे बयान वो देती थी, एकदम से लोकप्रिय हो गई थी। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मायावती जी सिर्फ पर्चा रख के ही पढ़ती हैं, कभी भी वो अपने मन से एक्सटेम्पोर कोई बात नहीं बोलती हैं। तो एक इतने अच्छे वक्ता होने के बाद फिर वो एकदम गिनी चुनी बिल्कुल एक तरह से नपी तुली बात क्यों कहने लगी हैं? नहीं, वो तो शुरू से ही उनका रहा है कि कभी उन्होंने बिना उसके बोला ही नहीं है, क्योंकि वो इतना सब कुछ पढ़ी लिखे होने के बावजूद भी वो पर्चे से ही शुरू से ही बोलती हैं। ये शुरू से ही रहा है उनका, ये नहीं रहा कि पहले वो बिना पर्चे के बोलती थी आज पर्चे से बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू से ही पर्चे में जो उन्होंने लिखा है वही बोलना है उन्होंने। तो जब आम लोगों से यहाँ बात करती थी शुरुआती दिनों में, जब वो नहीं बनी थी सांसद, तब भी पर्चे से पढ़ती थी? नहीं, जब तो ऐसी बातें करती थी, जब उसमें वो कोई स्टेज वाला नहीं मामला था, वो जब छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग होया करती थी, बड़े स्टेज वाली कोई मीटिंग नहीं होया करती थी, तो इसलिए उस समय इतना पर्चा वाला मामला नहीं था। जब तो जैसे यहीं आगे मंदिर में खड़े हो गए या गुरुजी के घर बैठ गए वहाँ, तो फिर तो मौखिक जो वैसी बात करते थे वैसी बात करते थे। लेकिन आजकल वो इतनी खामोश रहती हैं, उनकी सभाएं देखने को नहीं मिलती, किसी को समझ में नहीं आ रहा फिलहाल मायावती जी किसके साथ हैं। अपने साथ हैं तो समझ में आता है, लेकिन उनकी राजनीति थोड़ा सा एक तरह की मिस्ट्री बन गया है, एक तरह की एक ऐसी पहेली जो समझ में नहीं आ रही है। नहीं, देखो ऐसा है, अभी मायावती जी की राजनीति तो पहले से ही साइलेंट राजनीति रही है। दूसरे जो और अन्य पार्टी जो रहती हैं वो धरना प्रदर्शन और दुनिया भर के ड्रामे, दुनिया भर के ढोंगबाजी करती हैं। बहन जी का शुरू से ही जब से सरकार में 3-4 बार रही हैं, उनका कभी कोई इस तरह का मतलब दिखावा या धरना प्रदर्शन या लोगों पे ज़्यादा जाम लगाना या वो करना जैसा और पार्टियाँ करती हैं, बहन जी का कभी भी सरकार के टाइम में भी और बिना सरकार के भी बहन जी की राजनीति ऐसी रही है। बहन जी दिखावा कम करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं और ज़मीनी स्तर पर करती हैं। जितना समाज के लिए बहन जी ने किया है, शेड्यूल कास्ट के लिए किया है, SC के लिए किया है, मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टी ने किसी ने नहीं किया। मायावती की चुनावी रणनीति को लेकर पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार या उनके राजनीतिक विरोधी चाहे कुछ भी कहें, दलित समाज में मायावती की शैली को लेकर कोई सवाल नहीं है। बहन जी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम उनकी खामोशी समझते हैं। बहन जी को सड़क पर उतरने की भी जरूरत नहीं है, सड़क की राजनीति के लिए कार्यकर्ता है ना। मायावती प्यारी हैं, न्यारी हैं और उनका हर अंदाज निराला। बहन जी हाँ कहें तो हाँ, ना कहें तो ना। बहन जी अगर दिन को रात कहेंगी तो हम रात कहेंगे। मायावती की कामयाबी को सिर्फ जातिवादी राजनीति कहकर निरस्त करने वाला अपर कास्ट मिडिल क्लास या उनके जरिए बनाई गई अपनी खुद की और दलित महापुरुषों की मूर्तियों पर बवाल करने वाला मीडिया कभी नहीं समझ सकता कि मायावती ने दलित समाज को आखिर क्या दिया। मायावती को लेकर ये भक्ति बिला वजह नहीं है। उन्होंने दलित समाज को वो गरिमा और आत्मसम्मान दिलाया जिसका वादा भारत का संविधान करता है, जिसका सपना पहले भीमराव अंबेडकर और फिर काशीराम ने देखा। लेकिन जिस सत्ता ने दलित की बेटी को राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रतीक बना दिया, वही सत्ता आखिर क्यों आज उनके उतार की इबारत लिख रही है। तो काशीराम जी का होना ज़रूरी था एक मायावती बनने के लिए, और एक मायावती का होना ज़रूरी था काशीराम का सपना पूरा करने के लिए, क्या ये कहना सही है? नहीं, बिल्कुल दोनों एक दूसरे पूरक हैं। अगर जो ये मिशन है वो तो काशीराम जी का ही है। जो दलित विमर्श उन्होंने आरंभ किया वो काशीराम का है, लेकिन उस विमर्श को आगे बढ़ाने में, उस आंदोलन को और मिशन को आगे बढ़ाने में मायावती का बहुत बड़ा योगदान है और उन दोनों ने मिलकर उस मिशन को बचाया। ये सामाजिक आंदोलन से ही राजनीतिक उसमें बदला, ये था ही सामाजिक। काशीराम ने बहुत सोच समझकर इस आंदोलन को शुरू किया था और वो कहते भी थे कि उनका मकसद राजनीति या सत्ता नहीं है, उनका मकसद दलितों को आगे लाना, दलितों को उनके हक और इंसाफ के लिए उनको खड़ा करना और उनको संघर्ष के लिए तैयार करना।
ये उनका वो था। हालांकि बाद में परिस्थितियाँ बदली और वो सब दूसरी चीज़ें, राजनीति भी आती गई और सत्ता तो उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके साथ गठबंधन नहीं हुआ मायावती जी का, लेकिन ऐसे में चूंकि भाजपा के लिए बार बार ये कहा जाता रहा कि ब्राह्मणवादी पार्टी है और दलितों में जो विमर्श है वो ये कि वो एक तरह से ऑपरेसर हैं, वो उत्पीड़न करते हैं, तो उत्पीड़न करने वाले और जिनका उत्पीड़न हो रहा है वो कैसे साथ आए और इसको दलितों ने कैसे देखा, इसको अपर कास्ट के लोगों ने कैसे देखा जब ये भाजपा और बसपा का मिलन हुआ? देखिए, खुद घासीराम जी ने अपने कई भाषणों में और साक्षात्कार में कई बार उन्होंने कहा कि हम राजनीति में अवसर पैदा करते हैं और उन अवसर का लाभ उठाते हैं। उन्होंने खुलकर ये बात कही। उनका मकसद था किसी तरह से हम सत्ता में भागीदारी हमारी होनी चाहिए, दलितों की होनी चाहिए। और दलितों को इस बात का बड़ा गुमान रहा कि हम आज सत्ता के मुख्य केंद्र में हैं, सत्ता हमारे हाथों में है, हमारे समाज की एक महिला देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री है। ये उन्होंने इसमें इस बड़ा बढ़ा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस मनुवाद के विरुद्ध कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी और ये दलित आंदोलन शुरू किया था, उस मनुवाद के ही चक्कर में आज मायावती जी का ये हश्र है कि वो एक हाशिए पर हैं लगभग। उसी के कारण कि ख़ास तौर से जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार बनी और उन्होंने सत्ता के लिए समझौता किया और नारा जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा लगा और उससे बढ़कर लगा जी ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। जिस मनुवाद के खिलाफ कांसीराम लड़ते रहे, मायावती लड़ती रही, जब उन्होंने उसी मनुवाद से समझौता किया और सत्ता के लिए समझौता किया। फिलहाल अनगिनत भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी मायावती को हमेशा सत्ता में बने रहने का लोभ और अपने ही सिद्धांतों से समझौता उनको यहाँ ले आया है। जहां 2022 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर का सबसे खराब चुनाव माना जा रहा है। दलितों के बाद जिस मुस्लिम समाज ने मायावती में अपना नेता देखा, आज वो आशंका में है कि मायावती कभी भी भाजपा से हाथ मिला सकती हैं। 1985 में अपना पहला चुनाव हार कर भी नेता बन जाने वाली मायावती के लिए अब लगभग 4 दशक बाद 2022 का चुनाव ये तय करेगा कि उनका और दलित राजनीति का भविष्य क्या होगा। ये बहुजन समाज पार्टी और मायावती का सबसे खराब दौर है और बिल्कुल ढलान पर है। एक तो मायावती जी ने अपनी दूसरी लाइन को तैयार नहीं की कि उनके बाद कौन होगा। एक वैक्यूम बड़ा सा बन गया है पार्टी में और मुझे लगता है ये बिल्कुल ढलान की राजनीति है और इसमें कोई परिस्थितियों कोई उतार चढ़ाव आ जाए तो एक अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि मायावती जी का ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को, उनकी दशा और दिशा को तय करने जा रहा है। और जिस तेज़ी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गिराव बढ़ा था, उस तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरा है और ये इस चुनाव में तय हो जाएगा कि मायावती का भविष्य क्या होने वाला है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।